हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जस्ट एनी पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि हम ना तो उसके डाइपोल के एक्सिस पे लेने वाले हैं पॉइंट और ना ही उसके इक्वेटर पे लेने वाले हैं कोई पॉइंट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एक रैंडम पॉइंट होगा, जो कि ना एक्सिस पे लाई करेगा ना इक्वेटर पे लाई करेगा, और हम उसे बेसिकली जो है वहाँ पर जो है फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे कि फील्ड की वैल्यू वहाँ पे कितनी होती है और फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज़ें निकालेंगे। अच्छा, उससे पहले बेसिकली थोड़ा सा और बेसिक्स में वापस जाना चाहता हूँ मैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था। वो ये है, तो अगर आपने एक डाइपोल लिया, तो जैसे कि ये एक नेगेटिव चार्ज है उसका डाइपोल का और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो आपको याद था कि बेसिकली यहाँ पर हमने एक पॉइंट पी लिया था, याद है आपको, है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉइंट को अपनी तरफ ऐसे पुल करता है और पॉजिटिव चार्ज जो है इसको पुश करता है, मतलब पॉइंट को इन द सेंस कि यहाँ पे अगर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता तो। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पुल करता, पॉजिटिव चार्ज पुश करता, और नेगेटिव चार्ज की जो वैल्यू है वो कम होती, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ज़्यादा दूर है पॉइंट पी से। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि वो नज़दीक है पॉइंट पी से। तो फाइनल जो हमें फील्ड आती है बेसिकली वो किस डायरेक्शन में आती है, फाइनल फील्ड हमें इसी डायरेक्शन में मिलती है। ठीक है ना। अब क्या करते, इतने वेक्टर को, ठीक है, इतने बड़े वेक्टर में से घटा देते तो इतना बचता। ठीक है, इतना बचता। तो मतलब फाइनल फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है। ये बात आपको समझ में आ चुकी है, राइट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। नाउ लिसन, एक दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात ये है कि अगर सपोज हम एक पॉइंट लेते हैं जो कि यहाँ पर है, इसके इक्वेटर पे है। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट इक्वेटर पे है, तो आपको याद था कि देखिए ये बंदा क्या करता था ना, ये बंदा उसे पुल करता था, पॉइंट को पुल करता था, और ये बंदा क्या करता था ना, इसे पुश करता था, राइट, इसे पुश करता था। तो फील्ड जो है फाइनली ऐसे इस तरीके से एग्जैक्टली इन दोनों के जो बाइसेक्टर है वो उस एंगल पे से निकलती थी। ठीक है, आपको याद आ रहा है, इस तरीके से फील्ड होती थी। तो यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन था वो कुछ इस डायरेक्शन में था। अब ये आप लोग सोचेंगे कि सर एक्सिस पर राइट साइड में है, इक्वेटर पर लेफ्ट साइड में फील्ड है, आखिर चक्कर क्या है। तो बेसिकली ये है क्या, तो देखिए इतना हैरानी की बात नहीं है। इट इज़ वेरी नॉर्मल टू अंडरस्टैंड कि फील्ड जो है एक डाइपोल की किस तरीके की होगी कि वो जब एक्सिस पे रहोगे तो वो इस डायरेक्शन में दिखेगी, और जब आप एक्सिस मतलब इक्वेटर पे आओगे तो इस डायरेक्शन में दिखेगी। वो तो ऑब्वियस है ना। अरे ये तो होना ही था ना, बेसिकली ऐसा तो होता ही है, राइट। इसी तरीके की फील्ड हम दिखाते भी है ना हमेशा। तो वो एक्सिस पर जो है आगे की तरफ जाएगी और जो इक्वेटर पे है वो पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से घूम के आएगी। तो ऐसे करके फील्ड तो होती ही है। तो बात आप समझ जाइए कि फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो अगर आपने लिया है इक्वेटर पे तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, और अगर आपने लिया है एक्सिस पर तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, इसको आप ज़रा बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक डाइपोल लेते हैं, माइनस है यहाँ पर, ये प्लस है, इसके बीच का जो गैप है वो ए है एंड ए है। ठीक है, ये सेंटर ओ है, ये ए से बी है, और यहाँ पर कहीं पर एक रैंडम पॉइंट पी है। ठीक है, तो रैंडम पॉइंट पी है, ज़रा गौर कीजिएगा उस पर। ठीक है, तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट का आप डायरेक्शन जानते हैं। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है ये वाला, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और अभी हम करते क्या है कि ओ से लेके पी तक, है ना, एक एरो बनाते हैं, है ना। ओ से लेके पी तक एक एरो बनाते हैं, जिसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं बेसिकली, है ना। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, याद रखिएगा, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड और कर देता हूँ, शायद मुझे जरूरत पड़ेगी उसकी, इसलिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ बस, जस्ट लाइक दैट। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ से मतलब मैंने पोजीशन वेक्टर बना दिया, और इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बनता है ना उसे हम थीटा कहते हैं, राइट, उसे हम थीटा कहते हैं। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। ओके, अब ये जो बेसिकली हमारा डाइपोल मोमेंट पी है, इसे अब मैं ना रिजॉल्व करना चाहूँगा। इसमें रिजॉल्व करना चाहूँगा डाइपोल मोमेंट को दो हिस्सों में। इससे मैं क्या करूँगा ना कि एक बेसिकली एक हिस्सा इसका मैं ऐसा बनाऊँगा और एक हिस्सा मैं उस डायरेक्शन में बनाऊँगा। देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, रिजॉल्व तो किया जा सकता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो उसे दो हिस्सों में रिजॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे एक्सटेंड करके बना दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ओके फाइन। तो अभी ये जो हिस्सा है मेरा, ये मेरा पी कॉस थीटा वाला हिस्सा कहलाएगा, है ना। और ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, पी साइन थीटा वाला हिस्सा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक के बदले दो टाइपोल्स बन चुके हैं, राइट। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि पी कॉस थीटा जो हमारा बेसिकली डाइपोल है, पी कॉस थीटा डाइपोल, इसके बिल्कुल एक्सिस पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, राइट, है ना। इसके एक्सिस पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है, और उसकी फील्ड फिर कितनी होगी, अगर वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है तो उसकी फील्ड जो कि ना इस डायरेक्शन में होगी, राइट। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसके एक्सिस पर लाई करेगी, तो इसे मैं ई एक्सिस कह दूंगा। ठीक है, इसे ई एक्सिस कह दूंगा। अच्छा, और अगर आप इसको देखें, दूसरे डाइपोल को मेरे देखें, दूसरे डाइपोल को, तो ये उस बंदे के इक्वेटर पे लाई कर रहा है। पॉइंट पी जो है उस बंदे के इक्वेटर पे लाई कर रहा है। तो अगर वो इक्वेटर पे लाई करता है तो फील्ड फिर इस डायरेक्शन में होगी। आपको याद आ रहा है, देखिए ना, याद कीजिए, माइनस बना दें इधर, प्लस बना दें, तो जो इक्वेटर होगा, इक्वेटर के इस तरफ लाई करती है फील्ड, याद आ रहा है। तो बेसिकली ये आपको आई होप कि याद आ रहा होगा। इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अभी
ये दोनों से मिलके जो फाइनल फील्ड बनेगी, ये दोनों से मिलके जो फाइनल फील्ड बनेगी, तो उसका वो रिजल्टेंट फील्ड होगी, राइट? तो वो रिजल्टेंट फील्ड कैसे बनाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके। तो दिस इज योर फाइनल फील्ड, ठीक है? तो दिस इज योर फाइनल फील्ड। आपको समझ में आ रहा है? ये आपकी फाइनल फील्ड हो जाती है, तो ये आपका ई नेट है, ठीक है? अच्छा, अब इसका ये तो चलो ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो तो हम ऐसे निकालेंगे, इन दोनों के साथ में इसका वेक्टर एडिशन करेंगे। लेकिन इसका डायरेक्शन का क्या? तो इसका डायरेक्शन हम क्या करते हैं ना, एक्सिस वाली फील्ड के साथ निकालते हैं, तो इसे नाम दे देते हैं अल्फा। अल्फा इज द एंगल, ठीक है? अल्फा एंगल इसका नाम दे देते हैं। तो अल्फा एंगल के हिसाब से जो है, मतलब अल्फा एंगल जो भी आएगा वो इस फील्ड का डायरेक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू ई एक्सिस। अब ई एक्सिस मैंने क्यों लिया? क्योंकि देखिए आपका जो पोजीशन वेक्टर आर है ना, पोजीशन वेक्टर आर समझ रहे हैं? तो ये पोजीशन वेक्टर आर जो है ना, उसका डायरेक्शन ई एक्सिस का डायरेक्शन है। तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि बेसिकली जो हम ई एक्सिस लें वो इस डायरेक्शन में लें, ठीक है? मतलब जो फाइनल फील्ड है वो ई एक्सिस के डायरेक्शन के हिसाब से लें, या फिर आर के हिसाब से लें, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए। तो अभी मैं इसको आगे क्या करता हूँ कि ये तो हमारा हो गया, राइट? अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ। तो बाय द वे, ये जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग इट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। दिस डेरिवेशन मार्क दैट इट्स नोट, दिस डेरिवेशन इज फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है? शॉर्ट डाइपोल। तो ये आसान है, वरना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ये सिचुएशन, ठीक है? तो ई इक्वेटर इज 1/4πε0 p/r³, और उसी शॉर्ट डाइपोल के लिए ई एक्सिस जो है वो है 1/4πε0 2p/r³, ठीक है? ओके, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या हम यही यूज़ कर सकते हैं क्या डायरेक्टली ई नेट फाइंड आउट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अरे आप भूल रहे हैं कि हमने इस वाले डाइपोल की एक्सिस पर निकाला है फील्ड, इस वाले डाइपोल की। तो ये डाइपोल का मोमेंट पी थोड़ी ना है, इट इज़ पी कॉस थीटा। तो एक्सिस का जब लेंगे तो पी कॉस थीटा लेंगे, और वैसे ही जब हम बेसिकली इसका लेंगे इक्वेटर का, तो पी साइन थीटा लेंगे, क्योंकि इक्वेटर की जो फील्ड निकाली है ना, वो भैया इसके हिसाब से निकाली है, इसके हिसाब से। तो ये बात ज़रा याद रखिएगा। तो जब एक्सिस का लेंगे तो पी कॉस थीटा, और जब इक्वेटर का लेंगे तो पी साइन थीटा। तो एक्सिस का लेंगे तो पी कॉस थीटा हो गया, और इक्वेटर का लेंगे तो पी साइन थीटा हो गया। तो अब हमें ये यूज़ करना है। तो जो हमारा ई नेट आएगा, ई नेट इट इज़ गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटर का स्क्वायर, ठीक है? अभी आप ये मत कहना सर वो आगे का वो टू पी क्यू कॉस थीटा वाला पार्ट जो होता है पैरेललोग्राम लॉ में, वो किधर गया? ऐसे बोलते हो ना आप लोग कि आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अरे भैया वो थीटा 90 है ना, यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स 90 पे है ना। अरे एक्सिस और इक्वेटर 90 पे हैं, तो भैया कॉस 90 क्या होगा? जीरो होगा ना। तो वो थर्ड पार्ट नहीं आने वाला, सिर्फ ये दोनों आने वाले, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में 1/4πε0 भी कॉमन है, ठीक है? तो उसका स्क्वायर भी आ गया बाहर। वैसे ही पी जो है वो भी कॉमन है, उसका स्क्वायर भी बाहर आ गया। और जो आर क्यूब है वो भी कॉमन है, उसका स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो अंदर से जो छूट जाएगा वो क्या छूटेगा? इट विल बी 2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है? यही बचेगा ना। अरे भाई यही बचने वाला है, ठीक है? तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/4πε0 p/r³ का स्क्वायर, और अंदर रह जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ये यही बच रहा है ना आपका। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? सॉरी, यहाँ पे 2 लगाना है, इसको सॉरी स्क्वायर लगाना है। तो ये हो जाएगा। अब हमारी ये जो चीज़ें ना बाहर आ जाएंगी, 1/4πε0 p/r³ रूट से बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ये एक साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर है ना 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, बिकॉज ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। तो उसमें से एक कॉस स्क्वायर थीटा साइड में कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और बचेंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जाके जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? ये शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट है, ये एनी पॉइंट के लिए फील्ड है ना, फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये बात जरा याद रखना। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब इससे हम ज़रा चीज़ें चेक करके देखते हैं कि सच में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ओबे कर रहा है कि नहीं चीज़ों को। मतलब जैसे जो हमको चाहिए वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अभी फॉर एग्जांपल, अगर ये पॉइंट भी यहाँ ना होके यहाँ होता, अगर ये पॉइंट यहाँ ना होके यहाँ होता, तो बेसिकली हमारा जो थीटा होता ना, वो कितना हो जाता? जीरो हो जाता। अरे भैया ये जो थीटा दिख रहा है आपको, थीटा, तो ये जीरो हो जाता। इस बात को जरा याद रखिए, थीटा जीरो हो जाता। तो अगर आप थीटा को जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 इंटू 3 3 होता है, और 3 + 1 4 होता है। समझ रहे हैं? अरे भैया यहाँ पे 1 डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट क्या हो गया? 2 हो गया। तो आपको ई एक्सिस मिल जाएगा ना। तो ई एक्सिस देखिए अब आपका है ना बिल्कुल स्पेशल केस बन के बाहर आ गया। तो 1/4πε0 2p/r³, समझ रहे हैं? तो दिस इज मोर जनरल। चलिए एक और टेस्ट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, एक और टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो वो टेस्ट क्या होगा? वो टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम इसको वहाँ ले लेंगे, कहाँ पे ले लेंगे? इक्वेटर पे ले लेंगे, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर के लिए थीटा क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए। तो अगर ये पॉइंट भी यहाँ ना होके बल्कि इसके इक्वेटर यहाँ पे होता, इस डाइपोल के इक्वेटर पे होता, इस पॉइंट पर होता, तो फिर क्या होता?
तो फिर ऐसा होता है कि थीटा हमारा जो है 90 हो जाता है। तो ये देखो cos 90 क्या होगा, cos 90 हो जाएगा 0, है ना, cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 1 रहेगा, रूट ऑफ 1 1 रहेगा, तो आपको सिर्फ मिलेगा क्या, ई इक्वेटर इज 1/4πε0 p/r³। तो आ गया ना आपके स्पेशल केसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो दिस इज वेरी जनरल फॉर्मूला। आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये फॉर्मूला ड्राइव करना कितना फायदेमंद साबित रहा है। अगर हम इसे याद कर लें तो बाकी दोनों केसेस ही एक्सिस और इक्वेटर के तो आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात आती है एंगल की। डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, मेरे साथ बने रहिए, रुकिए। तो एंगल के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी एंगल जो है हम लोग एंगल के लिए भी कुछ कुछ निकालेंगे। तो हाउ डू वी फाइंड द एंगल? अरे ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है ना, अरे भाई ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो ट्राइंगल में tan अल्फा करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मिलेगा ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब ई इक्वेटर अपॉन ई एक्सिस मिलेगा, है ना, इक्वेटर अपॉन ई एक्सिस मिलेगा। तो बेसिकली जब हम tan अल्फा करेंगे तो हमें ई इक्वेटर अपॉन ई एक्सिस मिलेगा। तो ई इक्वेटर हमारा 1/4πε0 पी क्या था भैया, कॉस थीटा था, क्या था, एक सेकेंड, हाँ साइन थीटा, सॉरी। सो साइन थीटा बाई r³, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 2p कॉस थीटा बाई r³। तो ये कैंसिल, और पी कैंसिल, r³ कैंसिल, तो क्या बचने वाला है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, भैया क्या हो जाएगा, tan थीटा। सो tan थीटा बाई 2, तो सिंपली अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अब बोलेंगे सर ये तो बड़ा खतरनाक वाला एक्सप्रेशन है यार, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए कुछ खतरनाक नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो मान लेते हैं कि हमने जो पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ ना लेते हुए बल्कि एक्सिस पे ले लिया। तो अगर एक्सिस पे पॉइंट ले लोगे तो भैया आपका जो थीटा है वो शून्य हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो जब होगा तो थीटा जीरो होने पर क्या होगा, tan जीरो जीरो होता है, 0/2 भी जीरो होता है, और tan इनवर्स ऑफ जीरो क्या हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ जीरो इज हाउ मच, कब आता है जीरो, जब अल्फा जीरो होता है ना, अल्फा जीरो होता है, तो अल्फा जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अल्फा आर के साथ जीरो हो जाएगा, तो आर के हिसाब से, अरे आर के डायरेक्शन के हिसाब से अल्फा जीरो, अरे भैया मतलब ये आर का डायरेक्शन है, तो इसके हिसाब से अगर ये अल्फा जीरो हो गया मतलब क्या, ये जो बंदा है उसी के साथ लाई करेगा। अरे लेकिन आर क्या खुद इधर लाई कर रहा है क्या? नहीं, आर किधर लाई कर रहा है, आर तो इधर लाई कर रहा है ना। अरे भूल गए क्या, पॉइंट इधर नहीं है भैया, पॉइंट तो पी इधर है। जब पॉइंट पी इधर है तो थीटा जीरो आया था, इसीलिए तो थीटा जीरो आया था क्योंकि पॉइंट पी इधर था। तो जब पॉइंट पी इधर है तो थीटा जीरो है, और जो उसके साथ में एंगल बना रहा है अल्फा वो भी भैया जीरो आ रहा है। तो मतलब यानी कि इसी डायरेक्शन में फील्ड रहेगी, तो वो तो होना ही था ना, एक्सिस पे फील्ड इसी डायरेक्शन में होती है। तो आई होप कि आपको ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अरे मैं थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ क्या कभी कभार? नहीं, वो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बातों को मेरी समझना शुरू कर दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब दूसरा अल्फा, इसके लिए ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि पॉइंट पी को कहाँ पर रखेंगे, पहले तो ये एक्सिस पे रख दिया, अब कहाँ पर रखेंगे, अब इक्वेटर पे रखेंगे, है ना। तो पॉइंट पी अब यहाँ नहीं है बल्कि इधर है, इक्वेटर पे है। तो भैया ये हमारा आर इधर है, आर इधर है, और आर जब इधर है तो एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया भैया, तो थीटा हो गया हमारा 90 हो गया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? तो थीटा हमारा 90 हो गया। अब देखते हैं अल्फा उस हिसाब से कितना आता है। ठीक है, तो थीटा 90 हो गया, अल्फा उस हिसाब से देखते हैं कितना आता है। तो थीटा 90, तो tan 90 भैया क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन 2 इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 90। अरे tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या आएगा भैया, 90 आएगा, तो अल्फा 90 हो जाएगा। अरे किसके हिसाब से, आर के हिसाब से, तो आर इधर है, और अल्फा जो है उसके हिसाब से, उस डायरेक्शन के हिसाब से 90 होगा, तो भैया इधर आएगा ना। तो वो तो होना ही था कि जो हमारा डाइपोल है उसकी जो फील्ड है एक्सिस सॉरी इक्वेटर पर, वो इधर आनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये सिंपल सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बस यहीं पे आज हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।